हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा इंस्पायर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 में काफी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। नया टॉपिक जो है आपका वो है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूले किसके डायमेंशनल फॉर्मूले? फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो अपना इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर पे हम लोगों ने काफी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले देखे थे। वहां पे हम लोगों ने फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले देखे। आज हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे और साथ में डायमेंशनल इक्वेशंस को भी समझेंगे। तो डायमेंशनल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। आज हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूले जो रिमेनिंग अपनी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको पता है कि टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी, सभी को पता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ये भी सबको पता है। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। एक्चुअली टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों मैंने आपसे पूछा, उसके पीछे का एक रीजन था कि जो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर? एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है कि आरसी एल बाई आर, आरसी एल बाई आर, आरसी सी क्या होता है, आर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरसी एल बाई आर और एक होता है आपका एलसी। ठीक है, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं ना, ये देखने में बहुत बड़े बड़े हैं। ये आर छोटी सी चीज नहीं है। आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, सी मतलब होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, एल मतलब होता है इंडक्टेंस। तो आर इतना बड़ा, रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, इनका जो प्रोडक्ट होता है और उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो टी के बराबर आता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फिजिक्स की आप कह सकते हैं खूबसूरती। ठीक है, फिजिक्स इज अ ब्यूटी। अब ये ऐसे फिजिक्स को ना क्या बोलते हैं, सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि फिजिक्स आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स को ऐसे पढ़िए कि इट डिफाइंस द नेचर, इट डिफाइंस द ब्यूटी ऑफ द नेचर। आप इसको इस तरीके से पढ़िए फिजिक्स को। फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। अगर आप नेचर से अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं तो एक फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेचर से जोड़ सकता है। सीधे सीधे आपको ये नेचर से जोड़ेगा। अभी आपको फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी कि आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पता है पहले से, बस मैंने इसको फिजिक्स में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलोस की बात करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें पता नहीं कितना फॉर्मूला लगाते हैं डायमेंशन निकालने के चक्कर में। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है और बस उसी से ही आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? हमने आपसे कहा कि आप सभी को पता है कि जो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी होता है। सभी को पता है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। ठीक है, अब देखिए हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आपको आरसी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है, आपको एल बाई आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, आपको आरसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, आपको एल बाई आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, या आपको रूट एलसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो। रूट एलसी, आरसी, 1 बाई आर और रूट एलसी, इन तीनों के जो डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं वो टी होता है। बस कितनी खूबसूरती है। आर क्या है? आपका रेजिस्टेंस है, किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है। सी जो होता है उसका कैपेसिटेंस होता है और एल जो होता है वो उसका इंडक्टेंस होता है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरती है इसमें? खूबसूरती देखिए आप। आर सी, एल बाई आर और रूट एल सी, इन सबके डायमेंशन जो हैं वो टी के बराबर है। ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, इसको ब्यूटी आप कह सकते हैं। आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, एल इंडक्टेंस और सबके डायमेंशन फॉर्मूला टी के बराबर। तो यानी अगर आर का पता है तो सी निकल आएगा टी बाई आर करके। एल का पता है, आर का पता है तो एल का निकल आएगा। एल का पता है, सी का निकल आएगा। कितना आसान है। मतलब आपको सिंपल सा इसको याद रखना है बस। आरसी, गाड़ी की आरसी, गाड़ी होती है ना, गाड़ी में क्या कराई जाती है? आरसी कराई जाती है। अब वहां से इसको याद रख सकते हो, आरसी एल बाई आर रूट एल सी।
ठीक है, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी के बराबर ही होंगे। अब आपको जैसे हमने कहा कि आपको सी आप हमें बता दीजिए, तो आपको पहले आर का पता होना चाहिए। अब आर को निकालने के लिए देखिए, आपके पास एक ओम्स लॉ होता है, सभी के पास होता है एक ओम्स लॉ, सभी का अपना अपना नहीं है ना, अपना अपना सभी का ओम्स लॉ नहीं है। ओम साहब ने अपना ओम्स लॉ दिया था, वही हम लोग ओम्स लॉ उसी को बोलते हैं। ओम साहब ने क्या कहा था, ओम साहब ने कहा था कि V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, वही कांस्टेंट R होता है आपका। तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला बनता है, यानी R इज इक्वल टू V बाई आई। अभी इसकी डिटेल पे नहीं जाना है, जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल पे वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। V का यानी पोटेंशियल का हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैंने निकालना सिखाया था कि पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा है, नहीं, ठीक है। देखिए V यानी वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, W बाई क्यू यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। और Q इज इक्वल टू आई टी आपको पता है। तो चार्ज का क्या निकल के आया आपके पास में, I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। तो चार्ज का आपको पता चल गया, चार्ज का निकल आया AT। वर्क का क्या होता है, एनर्जी होती है, यानी F डॉट एस। ये आपका कितना निकल के आता है, F का आपको याद होना चाहिए MLT माइनस 2, और ये हो गया L। वर्क का आपके पास निकल के आएगा ML2T माइनस 2। वर्क का पता चल गया, चार्ज का पता चल गया, वोल्टेज क्या निकल के आएगा, वोल्टेज का देख लीजिए यहाँ से ML2T माइनस 2 अपॉन का AT। तो ये हो जाएगा आपका ML2 A माइनस 1 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो T की पावर माइनस 3। ये निकल आया किसका, चार्ज का, ओ सॉरी वोल्टेज का, वोल्टेज आ गया। V पता चल गया, R निकालना है, वापस इसी फॉर्मूले पे जाओ। R की जगह V की जगह क्या रखोगे, ML2 A माइनस 1 T माइनस 3, I मतलब एम्पियर। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा ML2 A माइनस 2, ये ऊपर जाएगा माइनस 2, माइनस नीचे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, T का माइनस 3 हो गया। R का, R निकल आया। अब आपको RC इज इक्वल टू T दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। R निकल आया ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ML2 T माइनस 3 A माइनस 2। MLT करके लिखते हैं ना, पहले M फिर L फिर T फिर A, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चलिए R आ गया अपने पास में, V से अपने पास में R आ गया। अब RC पे आइए जरा, RC आपको दे रखा था T, C आपको निकालना है, तो C इज इक्वल टू T बाई आर, T बाई आर। R कितना आपका निकल के आया है, R ये आपका निकल के आ गया है ML2T माइनस 3 A माइनस 2। तो यहां से C कितना निकल के आएगा आपके पास में, M माइनस 1 L माइनस 2, M माइनस 1 L माइनस 2, T यहाँ नीचे माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3, यानी T की पावर 4 और A की पावर 2। ये आ गया आपका C। तो कितना आसान है C को निकालना। C कहाँ से निकलेगा, RC से। L कहाँ से निकलेगा, चाहे L बाई आर से निकाल लीजिए, चाहे रूट LC से निकाल लीजिए। अगर हम L बाई आर का इस्तेमाल करें और यहाँ से L को निकालें, तो L कितना हो जाएगा आपका, R इंटू टी हो जाएगा, यानी ML2T माइनस 3 A माइनस 2 इंटू टी। ये हो जाएगा आपका ML2T माइनस 3 और प्लस 1 यानी माइनस 2 A माइनस 2। ये आ गया आपका L। तो L आ गया आपके पास में यहां से, तो अलग अलग सबको एक साथ लिख दें। यहां पर R निकल के आया आपके पास में ML2T माइनस 3 A माइनस 2, और C निकल के आया आपके पास में M माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 A की पावर 2, और L आपका निकल के आया ML2T माइनस 2
और ये हो गया a-2। क्लियर? और क्या इंपॉर्टेंट है? और ये इंपॉर्टेंट है आपका, देख लीजिए आराम से। कोई डाउट यहां तक? यहां तक आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपके पास में। आराम से देख लीजिए और इसकी फोटो जरूर खींच लीजिएगा, है ना? फोटो आप खींच लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और के डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। कुछ और के भी डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, एक आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट, सभी को पता है। स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा हम लोग पहले भी इस चैप्टर में कर ही चुके हैं। कहाँ पे की थी? जहाँ पर हमने आपको लाइट ईयर के बारे में बताया था, वहां पर हमने आपको स्पीड ऑफ लाइट बताई थी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी को याद है स्पीड ऑफ लाइट कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट का बेटा एक फॉर्मूला होता है। स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक तो फॉर्मूला होता है आपके पास में कि आप लिखते हो स्पीड ऑफ लाइट C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट को परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ permeability and permittivity. Speed of light in terms of permeability and permittivity. permeability यानी म्यू नॉट और परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट। इनके टर्म्स में भी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हैं। तो क्या बनता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला? परमिएबिलिटी या परमिटिविटी के टर्म में अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट लिखनी होती है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बनता है आपका C = 1/√ऑफ, ये 1 कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हम आपसे कहें कि C जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लाइट है, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होगा। LT-1 जो है, आप इसको चाहे ऐसे लिखिए कि जो C होता है वो क्या होता है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल के आएगा? 1/c²। यानी C का कितना होता है? LT-1 उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1/L² T-2 यानी L-2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में कुछ भी एक पता होगा ना तो दूसरे को निकाल ले जाओगे, कुछ भी एक पता होगा तो दूसरे को निकाल ले जाओगे, है ना? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में कुछ भी एक पता होगा तो दूसरे को निकाल ले जाओगे, आसानी से दूसरे को निकाल लोगे। अब देखो कि ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है म्यू नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट कहाँ देखने को मिलता है? एप्सिलॉन नॉट आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। एप्सिलॉन नॉट कहाँ देखने को मिलता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में लिखते हैं। जरा ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ाने से पहले हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पे ले चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पहले से पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पहले पढ़ा होगा,
तो पहले हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पे ले चलते हैं और फिर हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे लेके आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। हमने कहा कि ये दो मास हैं, एक m1 है, दूसरा मास m2 है। दोनों मासेस जो है वो r डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। उसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने कोर्स में, सिलेबस में एक चैप्टर है जहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दो बॉडीज हैं जिनके पास मासेस हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों बॉडीज को अगर हम लोग r डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ये फोर्स नेचर में कैसा होता है? ये फोर्स नेचर में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है F=G m1 m2 by r स्क्वायर। ये इसको ऐसे कहें कि ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, g लिखते हैं, तो F=G m1 m2 by r स्क्वायर। g जहां पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। g यहां पर क्या होता है? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इस g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, तो ये न्यूटन बाबा बता के गए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। दोनों चार्जेस अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स का नेचर जो होता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी होता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज, दोनों चार्जेस अगर सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो रिपल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स के पास में दो तरीके का नेचर हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 by r स्क्वायर के। सेम वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। आया वो ε0, आगे ε0। ये जो ε0 होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। kg नहीं, कूलम। यहाँ तो कूलम की बात हो रही है ना, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये जो ε0 होता है बेटा, इसी ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट आपकी बन जाएगी, ये तो के का यूनिट हो गया, तो 1/ε0 है, इसको यानी पलट दो तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहां तक एकदम बात क्लियर है ना? ये चीज हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। बाकी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो परमिटिविटी होती है बेटा, अभी यहाँ पे भी आपको देख सकते हो आप, जब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, तो ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, यानी आपके जो दोनों चार्जेस हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? आपके दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं? आपके दोनों चार्जेस रखे हुए हैं कहाँ पर? वैक्यूम में। अगर दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, अगर दोनों चार्जेस आपके किस में रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। अगर दोनों चार्जेस आपके अगर वैक्यूम में रखे हैं तो परमिटिविटी ε0। और यही दोनों चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे होते हैं तो मीडियम की परमिटिविटी फिर
ली जाती है, वहां पे वो बदल जाती है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी आपकी, बदल जाएगी। मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी आपकी, बदल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो बदल जाती है आपकी। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करने के लिए, वो क्या है कि आपने परमिटिविटी के बारे में तो जान लिया, और हमने ये भी देखा कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो आपकी बदल जाती है। मीडियम की परमिटिविटी में यहाँ पे तो ये जो बदलाव आता है, इसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। यहीं से आप इस चीज को भी जान सकते हैं। एक वर्ड आएगा आपको आगे, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम लोग आगे ही अलग से कर लेंगे, है ना, इस पे नहीं करते हैं। तो वैक्यूम में जब होता है, यानी आपके चार्जेस किसी वैक्यूम में रखे हुए हैं। एक्चुअली परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिशन। इसका मतलब होता है परमिशन, परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्जेस टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, परमिटिविटी मीन्स परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्जेस टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन देम। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, यानी परमिशन मिल रही है मीडियम से, किसको, चार्जेस को, कि वो अपने बीच के फोर्सेस को कम कर सके। तो जैसे जैसे हम चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उससे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी की यूनिट आपको पता चल गई है, क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी ये जो होती है बेटा, म्यू नॉट जो होती है ये भी फ्री स्पेस में होती है। ये भी क्या होती है आपकी, परमिबिलिटी फ्री स्पेस में होती है। परमिबिलिटी कहाँ होती है, फ्री स्पेस। अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ये मैग्नेटिज्म में देखने को मिलता है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये आपको देखने को मिलता है, मैग्नेटोस्टैटिक में, क्लियर। मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेट्स की बात हो जाती है, यहाँ पे चार्जेस की बात होती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से जरा यूनिट को निकालिए। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी भाई, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से यूनिट तो इसकी दिख रही है आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। ऊपर कूलम स्क्वायर है, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो कूलम किसकी है, चार्ज की। चार्ज इज इक्वल टू क्यू, यानी चार्ज को यहाँ पे लिखें, इसको तो हो गया ना। अच्छा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी मासेस को अगर हम किसी मीडियम पे रखते हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बदला, एप्सिलॉन बदला, परमिटिविटी बदले। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम कुछ भी होगा, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक, तो जरा यहाँ से कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू YT। ठीक है, तो कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, यानी Q इज इक्वल टू YT, यानी ये एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर हो गया, अपॉन न्यूटन क्या है, फोर्स का है। फोर्स का डायमेंशन mL2T - 2, mL2 होता है आपका किसका, एनर्जी का। फोर्स का फॉर्मूला ma, इसका डायमेंशन हो गया आपका mLT - 2, और Q का हो गया आपका कितना, 80 न्यूटन है, मतलब फोर्स की बात हो रही है, mLT - 2, और ये हो गया मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कितना मिला अपने पास में, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट कितना मिला आपके अपने पास में। ऊपर तो हो गया A² T², ये सारी चीजें ऊपर जरा भेजना शुरू कीजिए। m-1 ऊपर जाएगा, आगे आइए, L का नीचे क्यूब है, ऊपर जाएगा माइनस का क्यूब हो जाएगा। T में नीचे -2 है और ऊपर एक +2 है, तो ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये T की पावर 4 हो जाएगी। A में ऊपर 2 है, ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो एप्सिलॉन नॉट कितना निकल के आया अपने पास में, m-1 L-3 T4 A2, m-1 L-3 T4 A2। क्लियर। तो अगर एप्सिलॉन नॉट पता चल गया है और इस फॉर्मूले से अपने को पता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट, तो यहां से म्यू नॉट का वैल्यू कितना निकल के आया, L-2 T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना निकल के आ रहा अपना, m-1 L-3 T4 A2। m-1 ऊपर जाएगा 1, L-3 ऊपर जाएगा +3 और ऊपर है -2 यानी +3, -2 +3 तो ये हो जाएगा +1। T ऊपर 2 है, नीचे 4 यानी 2 - 4 यानी -2। ये नीचे +2 ऊपर है ही नहीं तो a -2। ये लीजिए आ गया म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं म्यू नॉट को भी, और अगर हमें म्यू नॉट पता है तो हम एप्सिलॉन नॉट को भी। क्लियर बात हुआ। तो यहां तक का बात सारा क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, यहीं से हम आपको बता देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, यहीं से देख लीजिए। रिलेटिव की जब हम लोग बात करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं पहले, और साथ में हम बात कर लेते हैं किसकी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की। रिलेटिव वर्ड जैसे ही अगर आपको मिलता है, यानी किसी चीज का उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रिलेटिव देखा जा रहा है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी एप्सिलॉन का यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, वही तो एप्सिलॉन नॉट का होगा। दोनों ही तो परमिटिविटी है, तो जो इसका है वही इसका है, तो दोनों के क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे डायमेंशनलेस निकल के आता है। ये क्या होता है, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस, और इसमें कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, यूनिटलेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के। ये एक्चुअली में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम लोग सब कुछ आगे पढ़ेंगे, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ठीक है, यहां तक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे देखिए, इसी पे हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। यहीं पे साथ ही में देख रहे हैं तो सब कुछ देख ही लें, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की भी हम लोग यहीं पे बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की भी हम लोग यहीं पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक साथ ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि C = 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है आपका E/B = C या E = BC। तो अगर E पता है तो B निकल आएगा, B पता है तो E निकल आएगा। E को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E = एक फॉर्मूला होता है F/Q, ये F = QE। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पर, वो चार्ज किसी फील्ड पे रखा हुआ है। कोई एक चार्ज है Q, वो किसी एक फील्ड पे रखा हुआ है। एक चार्ज है Q, वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E पे रखा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने के बाद उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा।
उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा। तो यहां से E की वैल्यू क्या मिली, F/Q। F क्या है, mlt -2, Q क्या है आपका 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां से इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा ml t -2, नीचे से ऊपर जाएगा एक +1, ऊपर जाएगा -1, mlt -3 a -1। ये किसका आ गया, E का आ गया। E पता चल गया तो क्या B निकल जाएगा, यहां से जरूर निकल जाएगा। E पता चल गया तो क्या B निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं, आसानी से B निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं B को यहाँ से। देखिए जरा B को कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हमें पता है E/B = C, तो यानी B = E/C, B = E/C। E कितना आ रहा है अपने पास में, E आ रहा है अपने पास में mlt -3 a -1, C कितना होता है LT -1। ये हो जाएगा M, L से L तो कैंसिल कर दीजिए, खत्म काम। T -3 ऊपर जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा +1, तो हो जाएगा -2 a -1। तो ये हो जाएगा B का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। लिख लिया, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और डायमेंशंस पे बात करते हैं। यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ग्रेडियंट। हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने सेम डायमेंशंस वाले को एक साथ क्लब कर लिया है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ग्रेडियंट, इन सब के डायमेंशन जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो आपको एक का पता है तो सबका आपको पता चल जाएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता क्या है, आप आगे आपको पूरा एक चैप्टर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो वो डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ इसके डायमेंशन पे बात करेंगे। फोर्स का होता है mlt -2 अपॉन लेंथ, यानी हो जाएगा mt -2। यानी चाहे हम सरफेस टेंशन की बात करें, चाहे हम सरफेस एनर्जी, चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स ग्रेडियंट, सभी का डायमेंशन क्या होगा आपका mT -2 होगा। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है आपकी वर्क अपॉन एरिया। सरफेस एनर्जी क्या होगी, वर्क अपॉन एरिया। तो वर्क का क्या होगा, वर्क का होता है ml2t -2, एरिया का क्या होता है L2 होता है। यहां से भी कितना निकल के आएगा, mt -2। आ रहे हैं क्लियर। स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो k होता है, k। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आई, F/x। तो F/x यानी फोर्स बाई लेंथ, यानी mt -2। फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फोर्स ग्रेडियंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स बाई लेंथ। तो ये भी कितना निकल के आएगा, mt -2। इन सब के डायमेंशंस क्या होते हैं, mt -2 होते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, ये आपको जितने दिख रहे हैं, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट एंड लॉगरिथमिक, दे ऑल हैव डायमेंशनलेस। ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। दे हैव नो डायमेंशन, दे हैव नो डायमेंशन, मतलब इनका डायमेंशन कैसे लिखा जा सकता है, m0 L0 T0। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया, m0 L0 T0, ठीक क्लियर। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। इस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ हमने कहा L थी, हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई। ये एक तरफ से तो टाइट थी, दूसरी तरफ से हमने फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी जो लेंथ बढ़ गई, देखिए इसकी लेंथ अगर हमने कहा, इसकी लेंथ अगर बढ़ गई, ये इसकी लेंथ बढ़ गई। फोर्स लगाने से जो इसकी लेंथ बढ़ी, वो इसकी लेंथ ये बढ़ गई, ये लेंथ बढ़ गई, L प्राइम हो गई। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है,
तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहां बनाए अब इसको, यहां लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी तो लेंथ ही है ना और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन क्या बची, खत्म, नो डायमेंशन। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, नो डायमेंशन, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, नो डायमेंशन। ऊपर भी एल नीचे भी एल, ऊपर भी एल नीचे भी एल, ऊपर भी एल नीचे भी एल, कैंसिल हो गई, डायमेंशनलेस बचा। ठीक है, क्लियर। तो पॉइजन रेशियो भी डायमेंशनलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू वी बाई सी, नहीं सही है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम व वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्लियर। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हम लोग ने पढ़ा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बोलिए, चाहे उसको आप क्या बोलिए, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए आप उसको, परमिटिविटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, डायमेंशनलेस, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट। मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, म्यू के, डायमेंशनलेस। एंगल, सॉलिड एंगल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपके क्या होते हैं, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड्स का ही तो रेशियो है। पी बाई एच आप कह रहे हैं, पी बाई बी आप कह रहे हैं, आप पी बाई एच कह रहे हैं, आप बी बाई एच कह रहे हैं, पी आप चाहे एच बाई पी कह रहे हैं, तो सब तो साइड्स का ही रेशियो ले रहे हैं ना, खत्म, यानी नो डायमेंशन। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई की पावर समथिंग, ई की पावर समथिंग, डायमेंशनलेस, ठीक, ई की पावर समथिंग डायमेंशनलेस। लॉगरिथम log 2, log 3, log 4 सब डायमेंशनलेस है। तो ये सारे ही क्या होते हैं आपके, डायमेंशनलेस होते हैं। ये सब आपको एक साथ पता होने चाहिए कि डायमेंशनलेस क्या क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और डायमेंशंस की बात, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मैंने सारे सर्कुलर मोशंस के एक साथ कर दिए हैं, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का एक साथ कर दिया है। ठीक है, क्लब करते हुए आपको बता रहे हैं ताकि आसानी रहेगी आपको। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन कर रही है। जैसे कि अपना अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, अपना अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये हमने कहा बीच में सन है, ये बीच में सन है, ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ क्या है, सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो अर्थ मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अब अर्थ यहाँ पहुंच गया है, तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई, इसको आर्क लेंथ बोलेंगे। और एंगुलर डिस्टेंस थीटा हो गया। क्लियर, आर क्या हो गई, रेडियस हो गई, यानी अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो ये थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितना टाइम लगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं। यानी यहां से चले वापस यहीं आ गए, यहां से चले वापस यहीं आ गए, तो कितना समय लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसका यूनिट क्या हो गया, टी हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड होता है। यानी एक रेवोल्यूशन अगर करेंगे तो कितना समय लगा, वो तो हो गया आपका टाइम पीरियड। और हम ये कहें कि एक सेकंड में कितना चले हैं, हो सकता हो कि एक सेकंड में हमने 10 बार घूम लिया हो, यहां से चले हो फिर आए, फिर चले फिर आए, फिर चले फिर आए, फिर चले फिर आए, 10 बार हम घूम लिए एक सेकंड में। तो एक सेकंड में हमने 10 बार घूमा, तो 10 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। एक सेकंड में कितने आपने रेवोल्यूशन लिए, वही फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि कितना समय लगा एक रेवोल्यूशन करने में। तो एक रेवोल्यूशन करने में टी समय लगा है, और एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कर लिए हैं, हमने कहा 10 रेवोल्यूशन कर लिए, तो 10 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, यानी t-1। क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
कि ये थीटा कितना हुआ, यानी एंगल में कितना चला, अर्थ यहां से यहां तक। ये तो रेडियस, ये तो लेंथ में निकलेगा, एंगल में कितना चला उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये भी लेंथ तो कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशनलेस होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपने को पता ही है, एंगल होता है, डायमेंशनलेस होता है। एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थीटा अपॉन टी, और थीटा तो आपका डायमेंशनलेस है, थीटा आपका क्या है, डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस है। और टी, तो ये कितना बना, टी माइनस 1। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा से, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। ठीक, बात क्लियर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, t माइनस 1, टाइम क्या है, t, यानी t माइनस 2। तो एंगुलर एक्सीलरेशन t माइनस 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। I का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी मास मतलब m, r का स्क्वायर यानी रेडियस यानी लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, ml स्क्वायर हो गया। बात क्लियर हुआ एकदम, बहुत आसान है। टॉर्क, टॉर्क तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ, टाउ टाउ टाउ। टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, और इंटू लेंथ कर दो तो ml2t माइनस 2। टॉर्क मैंने बताया था टॉर्क एनर्जी के बराबर होता है, ml2t माइनस 2 आ गया टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम देखिए जरा, ऊपर लिखा है ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। हर चीज का रिप्रेजेंटेशन भी देखते जाइए, इसको टाउ से, इसको एल से, कैपिटल एल से। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी एम बी, एंगुलर मोमेंटम एल, लीनियर मोमेंटम पी एम बी, एंगुलर मोमेंटम एल। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, एम बी आर होगा, क्या होगा, एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर ही लिख लो, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। तो मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1 और लेंथ का l हो गया। तो ये कितना निकल के आया, ml2t माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। तो ये तो सारे सर्कुलर मोशन में जितने टर्म्स यूज होते हैं उन सबका डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया। अब आइए जरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके भी डायमेंशंस को देख लेते हैं। चार्ज, 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 चार्ज को किससे प्रेजेंट करते हैं, Q से। इसका डायमेंशन Q इज इक्वल टू AT, Q इज इक्वल टू AT, Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, वहां से निकल आया। करंट, करंट को तो हम लोग हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज V, वोल्टेज को कई बार हम निकाल चुके हैं, इसी लेक्चर में निकाला है V, V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर। तो अब हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, अब वहां से उठा के यहाँ पे लिख लीजिए। रेजिस्टेंस R, R भी हम लोग ने निकाला था अभी, V भी हम लोगों ने अभी निकाला था, V भी निकाला था। कैपेसिटेंस भी हम निकाल चुके हैं, इंडक्टेंस को भी हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है आपको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है E डॉट ए, E डॉट ए। आप इसको वेक्टर अभी मत लिखिए, वेक्टर साइन मत लगाइए, आप EA लिख सकते हैं, केवल आप EA लिख सकते हैं, EA। ठीक है। E अभी आपने निकाला, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाई निकल आएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA, मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाली, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली अभी, उसको आप
एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इसका निकल के आता है आपका Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसका फॉर्मूला होता है। यानी ये क्या है चार्ज और ये क्या है लेंथ, चार्ज क्या है 80 और लेंथ L, तो इसको LAT लाथ बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लाथ होता है, देखिए जरा लाथ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि टोटल 6 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 6 अपने को बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी जगह पूछे जाते हैं, अलग से इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये जो जी होता है इसका क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर हम इसकी बात करें, फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकलती है एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन क्या है, फोर्स का है, फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt माइनस 2, मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर, नीचे मास का स्क्वायर m स्क्वायर। क्लियर, इसको जरा सॉल्व कर लें, कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपका m ऊपर जाएगा -2, तो यानी m -1 आ जाएगा, 1 - 2 -1, l का क्यूब हो जाएगा और t पे -2 रहेगा। तो ये आपका आ गया एकदम क्लियर है, m -1 l क्यूब और t -2, ठीक है, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई भी लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, ठीक है, कोई लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, जितना ज्यादा लिक्विड विस्कस होगा उतना उसे समय लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। जैसे कि हम बात करें, अगर हम बात करें, हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्लैब है, ठीक है, स्लोप आप कह सकते हो, और हमने यहां पर एक वाटर की ड्रॉपलेट रख दी है, ये वाटर है, वाटर को ब्लू से कर देते हैं, इसको हनी बोल देते हैं, और ये हमने कहा वाटर की ड्रॉपलेट है। ये हमने कहा वाटर है, इसको हमने क्या दिया, ये हनी की ड्रॉपलेट है, ठीक है। हनी काफी गाढ़ा होता है, मोर विस्कस, वाटर लेस विस्कस, पानी डालो फैल जाएगा। तो कौन सी बूंद पहले नीचे गिरेगी, कौन सी पहले नीचे आएगी, वाटर की पहले आएगी, वाटर कम फर्स्ट, वाटर कम फर्स्ट, वाटर कम फर्स्ट, वाटर की पहले आएगी, क्यों, क्योंकि वाटर लेस विस्कस है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है, किसी भी लिक्विड में कितना ज्यादा गाढ़ापन है, वो किससे पता चलता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से पता चलता है, कोई भी लिक्विड कितना ज्यादा गाढ़ा है। तो वाटर जो है वो लेस विस्कस है, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा, और जो हनी है ये मोर विस्कस है, तो हनी को नीचे तक आने में ज्यादा समय लगेगा। हनी काफी गाढ़ा होता है, वाटर काफी हल्का होता है, पानी की बूंद आराम से नीचे गिर जाएगी, लेकिन हनी की बूंद को आने में टाइम लगेगा। क्लियर बात हुआ, बात क्लियर हुआ। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला एक निकल के आता है F = 6 पाई ईटा RV। आपको इसको कैसे याद रखना है, इटारवी के नाम से याद रख सकते हो, इटारवी, ठीक है, इटारवी। क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता है। ये फोर्स लग रहा है इस बूंद पर, इस बूंद में जितना बल लगाया जा रहा है, जितना फोर्स लग रहा है वो है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई इटारवी, ठीक है। तो यहाँ से ईटा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ईटा कितना होता है आपका F/6 पाई RV। तो F तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया आपका, फोर्स का डायमेंशन हो गया आपका mlt -2, 6 पाई तो कांस्टेंट है, R का डायमेंशन हो गया लेंथ, और V यानी वेलोसिटी। तो यहां कितना मिला m,
इस लेंथ से ये लेंथ तो कैंसिल हो गई, ये लेंथ लेकिन ऊपर जाएगा तो L -1 हो गया, और t पर देखिए -2 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये -2 + 1 यानी -1। ये किसका निकल के आया? ईटा का निकल के आया। ध्यान से देखिए, ईटा का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इटारवी का, ईटा का। क्लियर? अब आइए जरा प्लैंक्स कांस्टेंट पे। प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम आपको रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ बताते चल रहे हैं, H से। आपके पास एक फॉर्मूला होता है E = H न्यू, ठीक है। न्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का भी हम लोग ने देखा है T इनवर्स, T -1। क्लियर? तो H का क्या बनेगा? E/न्यू। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का कितना होता है? mL2T -2, और फ्रीक्वेंसी का कितना है? T -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना अपना निकल के आ जाता है? ये अपना निकल के आ जाएगा mL2, ये -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी -1। ये आ गया आपका H का। ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कुछ भी। mL2T -1। आइए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है E = ½ K। इसको KB से रिप्रेजेंट करते हैं, KB से, तो ½ KBT, ठीक है। तो यहाँ से KB कितना निकल के आया आपका? E/T कह लीजिए आप, हाफ को तो हटाइए, कांस्टेंट है, हटा दीजिए उसको। E/T। E क्या है आपका? एनर्जी, और T क्या है? टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे T टेम्परेचर होता है, टाइम नहीं होता है। यहाँ पे T टेम्परेचर होता है। दिस इज टेम्परेचर नॉट टाइम, दिस इज टेम्परेचर नॉट टाइम। क्लियर बात हुआ? टेम्परेचर है बेटा, टाइम नहीं है ये। तो E एनर्जी, mL2T -2, टाइम का, टेम्परेचर का थीटा, तो KB का कितना निकल के आया आपके पास में? mL2T -2 थीटा -1। बात क्लियर हुआ? देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए। आप टेम्परेचर को के थीटा भी लिख सकते हैं और केल्विन भी लिख सकते हैं, है ना। केल्विन भी मैंने आपको बताया था, आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ आप इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे के से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए। आपको कहीं कहीं ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है। कैसा? mL2T -2 K -1। क्लियर? ये भी होगा। आप चाहे इसको थीटा से रिप्रेजेंट करें, चाहे आप इसको केल्विन से रिप्रेजेंट करें, चाहे थीटा से रिप्रेजेंट करें, चाहे के से रिप्रेजेंट करें। क्लियर? आइए थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी को भी कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये KB से होता है, ये कैपिटल के से होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट सब कहाँ देखने को मिलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में देखने को मिलेगा। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका dQ/dt = K dθ/dt, ठीक है। Ka भी यहाँ पे ले लीजिए, dθ/dt। अब ये dQ क्या है? यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं? पहले तो ये मालूम होना चाहिए। Q मतलब हीट, ठीक है। T मतलब टाइम, और यहां पर एक मिनट dQ/dt Ka dθ/dx होता है। गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है क्योंकि dT/dx, ठीक है। ये T टेम्परेचर और ये X दिख रहा है डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा नीचे कर दें जगह ऊपर, क्योंकि कम मिलने वाली है। स्टीफन कांस्टेंट यहाँ लिख देते हैं, इतना तो ऊपर लग ही जाएगी जगह। चलिए देखिए, dQ/dt = K dT/dx, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे वही चीज हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। हम लोगों ने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको ग्रेडियंट के सारे बताए थे, वहां हमने आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बताया था। तो ये क्या है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, टेम्परेचर बाय डिस्टेंस है। ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट है। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है आपका, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है? ए एरिया होता है, और के थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये हीट है, ये टाइम है। हीट है, टाइम है। हीट मतलब एनर्जी, हीट मतलब एनर्जी। ये आपकी क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी लिखिए, चाहे इसको हीट लिखिए।
ये टाइम है, कि थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल एक्स डिस्टेंस। आप सबका वैल्यू लिख दीजिए उठा के। अब यहाँ पे आप सबका वैल्यू डाल दीजिए तो K कितना निकल के आया। अब यहीं पे इसको देख लेते हैं, हीट या एनर्जी क्या, mL2T - 2, टाइम T, K निकालना है, एरिया L स्क्वायर, ठीक है। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से, अब केल्विन मत लिखो, थीटा लिखो, वरना K में कंफ्यूजन कर जाओगे फिर। और डिस्टेंस को ले लो L, कर लो सॉल्व, निकल आया K, छोटा सा निकलेगा। देखो इस L से एक L से काट दो, L की पावर 1 बची, इसको जरा सॉल्व करो इधर साइड को। mL स्क्वायर T - 2 है, ये नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 यानी T - 3, -2 -1 -3 और इज इक्वल टू K L थीटा, ठीक है। K निकालना है तो K कितना हो जाएगा आपका, K कितना हो जाएगा mL2T - 3 अपॉन का L थीटा। इसको सॉल्व कर लो, एक और नीचे आएगा, ये यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। mL ये ऊपर जाएगा -1 यानी 2 - 1 यानी 1, T - 3 थीटा -1, ये आया आपका K, mL T - 3 थीटा -1, ठीक है। क्लियर बात हुआ। अब आई जाइए जरा स्टीफेंस कांस्टेंट पर। स्टीफेंस कांस्टेंट देखिए जरा, स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है। स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट का सिंबल पहले समझ लीजिए क्या होता है, सिग्मा होता है। इसका सिंबल सिग्मा होता है। जैसे कि आपने यहां देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो dQ/dt = Ka dt/dx है, उसी प्रकार से स्टीफन कांस्टेंट जो होता है वो dQ/dt = सिग्मा AT। बस यहाँ पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट होता है, यहाँ टेम्परेचर पे ग्रेडियंट नहीं होता, टेम्परेचर की पावर 4 होती है। तो स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका dQ/dt = सिग्मा AT की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4 हो जाती है। क्लियरली विजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे A क्या आपका वही एरिया है, T आपका टेम्परेचर है, Q आपकी हीट है या एनर्जी, और स्मॉल t आपका टाइम है। ये आपका हीट है, ये आपका टाइम है, कैपिटल A आपका एरिया है और कैपिटल T आपका टेम्परेचर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जगह तो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो इस तरफ थोड़ी सी जगह बना के उसी को लिख देते हैं, है ना, वरना उधर घिसपिस हो जाएगा तो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको। क्या है फॉर्मूला, dQ/dt = सिग्मा AT की पावर 4। यहाँ से सबका जरा वैल्यू रख दीजिए, सबका डायमेंशन रख दीजिए। ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा mL2T - 2, ये टाइम है नीचे T, सिग्मा निकालना है, ए एरिया यानी L स्क्वायर, और ये टेम्परेचर का यानी थीटा की पावर 4। क्लियर, कोई डाउट? बहुत आसान है, फॉर्मूले नहीं याद हैं तो फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं, लर्न करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि सब आपको आगे दिखने वाले हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आगे दिखेगा नहीं आपको, सब आगे दिखेगा आपको। यहाँ कितना बना, mL2 ये पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा L2 थीटा 4। तो सिग्मा कितना निकल के आया आपका, mL2T - 3, ये हो जाएगा L2 थीटा 4। तो ये से कैंसिल हो गया, बचा कितना, MT - 3 थीटा -4। थीटा किसका है डायमेंशन, टेम्परेचर का। थीटा किसका है डायमेंशन, टेम्परेचर का। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अंतिम स्लाइड पर, ठीक है, यानी कुछ और ऐसी चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डायमेंशन के लिए, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर नजरअंदाज करते हैं। तो इस पे जरा अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। और ये पेन गिर गया था, देखिए जरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए आपके टॉपिक में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए इन सबको भी हमने एक में क्लब कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन नहीं है।
कांस्टेंट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में लिखा हुआ है पाई, पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 3.14 है ना, और 22/7, तो ये क्या है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, लेकिन क्या इसके पास कोई डायमेंशन है, नहीं, तो ये डायमेंशनलेस है लेकिन कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 1000, तो ये सब क्या है, नंबर्स हैं, नंबर तो कांस्टेंट है ना, एक नंबर है, दो नंबर है, आपका एक नंबर आ रहा है, दो नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये डायमेंशनलेस हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ये होते हैं। साथ में और देखो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर यानी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 10⁻23, ये क्या है, ये एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने एटम्स हैं, एक मोल में कितने एटम्स हैं, ये कांस्टेंट है। और ये क्या है, डायमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। वैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। रेनॉल्ड्स नंबर की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। रेनॉल्ड्स नंबर आप कहां पढ़ोगे, जब आप फ्लूइड की बात करोगे, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है, अगर कहीं फ्लो कर रहा है तो वो स्टीम लाइक फ्लो कर रहा है या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, यानी घूम घूम के जा रहा है या सीधे जा रहा है, तो उस पर रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग वहां देखते हैं, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये सभी क्या है आपके, डायमेंशनलेस हैं लेकिन कांस्टेंट हैं। दे ऑल आर डायमेंशनलेस बट आर कांस्टेंट इन नेचर। ठीक, आगे देखिए, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी भी हम लोगों ने बात की थी, अभी हम लोगों ने बात की थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की, ये सब क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट दे हैव डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस होती है, अभी हम लोगों ने इनकी डायमेंशंस को ड्राइव किया है। ठीक, तो डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट दोनों में अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आइए जरा, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू बदल रही है लेकिन उसके पास में कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे कि एंगल, एंगल क्या होता है आपका, डायमेंशनलेस होता है, इट हैज नो डायमेंशन। एंगल के पास में क्या कोई डायमेंशन होती है, नहीं होती है। जैसे मान लीजिए थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन सब की क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है कि नहीं होती। अगर मैंने कहा कि sin 30 लिखा है तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। मैंने कहा कि sin 60 लिखा है तो sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो इनकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, वैल्यूज बदल रही है, मतलब वेरिएबल हो रहा है, लेकिन क्या इनके पास कोई डायमेंशन है, इट हैज नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, दे आर डायमेंशनलेस वेरिएबल, इनके पास में कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक, अब देखिए जरा डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पास डायमेंशन है, जिनके पास में डायमेंशन है, उनकी डायमेंशन क्या हो रही है, बदल रही है, उनकी डायमेंशन बदल रही है, मतलब उनकी डायमेंशन वेरिएबल है, डायमेंशंस भी है उनके पास में। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कोई फोर्स है, कहीं फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, फोर्स को मैंने बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन का, तो फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे 5 न्यूटन से 10 न्यूटन जा रहा है, देखिए फोर्स के पास में उसकी डायमेंशन है, फोर्स के पास में उसकी डायमेंशन है mlt-2, फोर्स के पास में फोर्स की डायमेंशन है mlt-2। ठीक है, तो ये क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। एनर्जी आप कहीं लगा रहे हैं, किसी बॉडी को हम एनर्जी दे रहे हैं 10 जूल, हमने बॉडी की एनर्जी बढ़ा दी, 10 जूल से 20 जूल आ गई, तो एनर्जी वेरी कर रही है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी इट हैज डायमेंशन, क्या डायमेंशन होती है, ml2t-2, ml2t-2। तो क्लियर हुआ, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से 100% हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट होता है, 100% आपका ये टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस कंप्लीट होता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके 11th 12th में यूज हो सकती हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशंस, यूनिट सब कुछ देख डाला।
क्लियर बात हुआ। तो यहाँ पर इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म, एकदम फिनिश, 100% के साथ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।